हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। वैसे भी अगर आपका जुलाई अटेम्प्ट है, मीन्स जो मई वाला था अभी अगस्त जुलाई में होने वाला है, तो आप ये वीडियो मत देखो। बाद में फिर देख लेना कभी। अगर उसके बाद है या फिर आप सी एस सी एम ए के स्टूडेंट हो या कोई और प्रोफेशनल है या फिर किसी को अपना रिटर्न फाइल करने के लिए बेसिकली नॉलेज चाहिए कि इनकम टैक्स का वेबसाइट कैसा होता है, क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप टैक्स सेंटर चैनल को देख रहे हो, बेसिकली ये चैनल सिर्फ सीरियस जो कंटेंट कंज्यूमर है उनके लिए ही है। यहाँ पे कुछ ऐसा वो बोलते हैं ना, टाइम पास वगैरह नहीं रहेगा। सिर्फ ओनली सीरियस कंटेंट कंज्यूमर जिनको मतलब सीरियसली को लर्न करना है, स्टडी के रिलेटेड इनकम टैक्स पूरा हम लोग ऑलमोस्ट रिवीजन के हिसाब से कि आप पूरा पढ़ सकते हो। फिर हम लोग अभी प्रैक्टिकल लर्निंग डाल रहे हैं कि रिटर्न कैसे फाइल करने का। धीरे धीरे हम लोग जीएसटी वगैरह पे भी जाएंगे। अगर आप सीरियस कंटेंट कंज्यूमर हो तो प्लीज़ ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी आप कर दोगे हमारा कंटेंट देख के, कोई इशू नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं कि अभी तक हम लोग ने प्रैक्टिकल वाले में क्या किया। थियोरी वाले में मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड किया वो तो किया, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल वालों में हम लोग इनकम टैक्स का वेबसाइट कैसे चलाते हैं वो पहले वीडियो में समझा था कि क्या क्या टैब कहाँ कहाँ होती है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरे वीडियो में ITR-1 कैसे फाइल करते हैं वो देखा था। फिर तीसरे वीडियो में एक बार ITR-1 का वापस हम लोग ने रिकैप कर लिया था, एक और रिटर्न फाइल करके देखा था, और ITR-4 कैसे करते हैं वो भी देखा था। अभी ITR-2 जो है, ITR-2 फॉर्म नंबर 2, आज हम लोग ये भी देख लेंगे कि 1 किसके लिए भरा जाता है, 1 2 में डिफरेंस क्या है, 4 में डिफरेंस क्या है, फिर 2 का फॉर्म कैसा होता है। ITR-2 का पूरा फॉर्म का अंडरस्टैंडिंग हम लोग आज लेने वाले। वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं बनाना चाहूँगा बिकॉज आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, कम से कम टाइम में अपने को पूरा नॉलेज मिले। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भगाना है अपने को शांति से, पर टाइम वेस्ट ना करे इस हिसाब से करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक नोटिफिकेशन आया है 26 न्यूज़ एंड अपडेट्स में कि ITR-1 2 एंड 4 फॉर AY 2021 जो अवेलेबल हो गया है ऑन ई फाइलिंग की साइट पे। ई फाइलिंग का साइट कौन सा है? यही साइट है। आपको ये वाला इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट gov.in में जाओगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन ऐसे हो जाएगा। ओपन होगा तो आपको ये ऐड आता है, ऐड को कट करना है। फिर अपना यहाँ पे अगर फॉर्म देखना है तो ये डाउनलोड्स में जो पहला पार्ट है ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग चले जाते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से फॉर्म आ गए उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे ये बोला प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन वगैरह, आपको रीड करना है, उसके बाद आपको जाना है। ठीक है, आप भी मैं बता दूंगा क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे को ओके करना था, एक सेकंड रुको, मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो क्या उसके नीचे फॉर्म क्या है वो सब दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आता है इंस्ट्रक्शन क्या दिया ऑफलाइन यूटिलिटीज के लिए। बेसिकली जो ITR-1 और ITR-4 है वो डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। अपने को कोई यूटिलिटी वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। बट ITR-1 और ITR-4 के अलावा जितने भी फॉर्म रहेंगे उसके लिए अपने को इनकम टैक्स की वेबसाइट से यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। कौन सी यूटिलिटी? या तो एक्सेल यूटिलिटी रहेगी या जावा यूटिलिटी रहेगी। एक्सेल यूटिलिटी मतलब क्या, आपको एक्सेल का एक शीट दिया रहेगा, शीट में बहुत सारे फॉर्म कैसा रहता है वैसे वो फॉर्म ही है बट एक्सेल शीट में। तो उसमें अपने को डिटेल्स एक्सेल शीट में डालनी है, बाद में उसको कंटिन्यू करके एक XML फाइल वहां से जनरेट कर लेंगे। वो जो फाइल जनरेट होगी वो यहाँ आके अपने को अपलोड कर देंगे। जावा यूटिलिटी कैसा? जावा यूटिलिटी बेसिकली हम लोग ऑफिस में, अगर आपने CFM वगैरह में काम किया तो कैसे सॉफ्टवेयर रहते हैं वैसे ही इनकम टैक्स का एक सॉफ्टवेयर बना के दिया, जावा के ऊपर चलता है। वो यूटिलिटी डाउनलोड करो, वो बेसिकली इजी पड़ता है। एक्सेल वाला टफ पड़ता है बिकॉज उसमें बहुत सारे एरर आ जाते हैं अपने को। तो जावा वाला बेटर पड़ता है, पर अभी तक कोई जावा आया नहीं है, तो हम लोग एक्सेल में ही आपको बता दूंगा कि कैसे क्या फॉर्म में कैसे भरना रहता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज ऑफ ऑफलाइन यूटिलिटी। पहले क्या है, सिलेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अपने को कौन सा करना है? 2021 करना है। अभी तक 1920 का ड्यू डेट जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया। अगर आपने AY 1920 का रिटर्न नहीं फाइल किया और अगर आपको करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपको करना है तो अभी आपको खुद से करना है, आपके CA वगैरह से कराना है, प्रोफेशनल से, तो अभी तक ड्यू डेट है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अभी तक कर सकते हो, बाद में नहीं हो पाएगा। फिर क्या सेकंड पॉइंट है, डाउनलोड ईदर एक्सेल। या तो एक्सेल कर लो या जावा यूटिलिटी कर लो। अभी आप जावा यूटिलिटी का देखोगे तो ITR-1 और ITR-4 का आया हुआ है, पर ये तो वैसे ही ऑनलाइन करना ही प्रिफरेबल है। इसके लिए इधर आने का ही नहीं, क्योंकि वो बहुत फास्ट हो जाता है।
फिर एक्सट्रैक्ट करना है, वो आपको पता है कि अगर जिप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो जिप फाइल आएगा, जिप को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वो आपने ऑफिस वगैरह में किया रहेगा। अगर उसके लिए भी आपको चाहिए तो अलग वीडियो बना दूंगा कि एक्सट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है। फिर ITR1 किसके लिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ITR1 कौन फाइल करेगा। तो ITR1 फाइल करेगा कौन करेगा, या तो इंडिविजुअल करेगा, या तो नहीं, या इंडिविजुअल करेगा। इंडिविजुअल भी कौन सा, रेजिडेंट इंडिविजुअल करेगा। नॉन रेजिडेंट लोग ITR1 फाइल नहीं कर सकते। क्या मैंने बोला, नॉन रेजिडेंट लोग ITR1 फाइल नहीं कर सकते, सिर्फ इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है। रेजिडेंट में भी आपको पता है दो कैटेगरी के रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट में भी जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वही सिर्फ ITR1 फाइल कर सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, उसका जो इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख तक की उसका इनकम होना चाहिए। बेसिकली उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पहला का इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, उसका टोटल इनकम कितना होना चाहिए, 50 लाख तक होना चाहिए। तो उसकी इनकम में क्या क्या होना चाहिए, सैलरी का इनकम चल जाएगा, चल जाएगा, अदर सोर्सेज का इनकम चल जाएगा, चल जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम चलेगा, पर उसकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए सिर्फ। और चौथा क्या, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5000, तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5000 तो फिर उसके लिए ये फॉर्म है। मतलब किसके लिए, या तो इंडिविजुअल जो कौन रेजिडेंट है, उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आनी चाहिए, सैलरी से आनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस, ठीक है, वो हो गया। और इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम 5000 रहेगी, चलेगी। फिर ITR4 देखा था, ITR4 किसके लिए, ITR4 इंडिविजुअल भर सकता है। HUF क्या होता है आपको पता है, इंडिविजुअल अनडिवाइडेड फैमिली। और फिर पार्टनरशिप फर्म भी भर सकती है, अदर देन LLP। अदर देन LLP क्यों, क्योंकि ये ITR फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन के लिए, IT LLP को वो वैसे भी एप्लीकेबल ही नहीं है। जो रेजिडेंट होना कंपलसरी है, उनका इनकम कितना होना चाहिए, अगर बिजनेस वगैरह है तो अगर टोटल इनकम कितना 50 लाख, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कॉम्प्यूटेड अंडर 44AD, इनकम 50 लाख तक है तो ठीक है। नहीं तो क्या, जिसका 44AD वगैरह, 44AD, ADA, 44AD क्या होता है, बिजनेस वालों का प्रिजम्पटिव, ADA किसके लिए होता है, प्रिजम्पटिव प्रोफेशन वालों का प्रिजम्पटिव, और 44A किसके लिए होता है, ट्रांसपोर्टर वालों का प्रिजम्पटिव। तो उनके लिए कौन सा ITR4 फॉर्म भरा जाता है, इसका वीडियो मैंने डाल दिया था, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, कैसे भरते क्या भरते पूरा एक्सप्लेन किया था। फिर अभी आते हैं ये वाला फॉर ITR2। ITR2 किसके लिए, ITR2 इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए। इंडिविजुअल के लिए, HUF दोनों, इंडिविजुअल भी भर सकते हैं, HUF भी भर सकते हैं, जिसका इनकम PGBP से नहीं होना चाहिए। PGBP से इनकम होता है तो ITR3 में जाता है या ITR4 में जाता है। 3 में, 4 में प्रिजम्पटिव वाला जाता है, प्रिजम्पटिव को छोड़ के बाकी सब ITR3 में जाता है, ठीक है। तो कौन सा, इसमें रेजिडेंट भी चलेगा, नॉन रेजिडेंट भी चलेगा। तो जनरली ITR2 नॉन रेजिडेंट फाइल करते हैं, जिनका सैलरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है वो भी ITR2 फाइल करेगा। ये सब डिटेल। और ITR2 ऑनलाइन नहीं फाइल हो सकता, अपने को यहाँ से ही करना पड़ेगा, एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ 8 MB का फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर दो। जावा का यूटिलिटी आया नहीं अभी तक, तो एक्सेल का ही हम लोग समझ लेते हैं। डाउनलोड करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। एक्सट्रैक्ट करना कुछ नहीं, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है अपने को। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सेल का एक फाइल आ जाएगा, तो उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ये रहा। तो ये ओपन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला बेसिकली जो है होम पेज है। यहाँ पे आप टैब देखोगे तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है होम। होम में जितने भी आगे टैब है उसके रिलेटेड हाइपर लिंक दिया। अगर आप पार्ट ए जनरल पे क्लिक करोगे तो वहां पहुंच जाओगे, सैलरी पे क्लिक करोगे तो सैलरी वाले पेज पे पहुंच जाओगे, हाउस प्रॉपर्टी। तो ऐसे ऐसे आपको जो जो आपकी डिटेल है सभी एक्सेल शीट पे फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल्स दिए हुए, शेड्यूल्स में क्या पर्सनल, जनरल में क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फाइलिंग। फिर इनके मतलब बेसिकली क्या शॉर्ट फॉर्म है। सैलरी का शेड्यूल कौन सा, शेड्यूल एस है। हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल क्या है, शेड्यूल HP है। कैपिटल गेन का शेड्यूल क्या है, शेड्यूल CG है। होप सो आप समझ गए होगे। फिर डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि पार्ट ए में क्या क्या चीजें हैं, पार्ट बी में आपको एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं भी कर रहे हो, आप बेसिकली स्टूडेंट हो, तो भी CA के, CS के, CMA के, तो ये वीडियो आपको देखना कंपलसरी। बेसिकली आपको पता तो चलना चाहिए ITR फॉर्म वगैरह क्या होता है। फिर यहाँ पे जो शीट अपने को एप्लीकेबल है उसके नीचे यस या नो करना है। अगर समझो मेरे को जनरल तो सबको एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे इन लोग ने ऑप्शन नहीं दिया। ये ब्लू वाले हैं जिसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो सैलरी, समझो मेरा सैलरी का इनकम है तो मैं यहाँ पे यस कर सकता हूँ या नो कर सकता हूँ, तो मेरे को यस करना है। हाउस प्रॉपर्टी अगर मेरे पास इनकम नहीं रहेगा तो मैं यहाँ से ऐसा नो कर सकता हूँ। और अगर यस नो अपना पूरा ये शीट फुलफिल हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, फिर अपने को यहाँ जाके अप्लाई कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन से पेज का मुझे प्रिंट लेना है, सिलेक्ट शीट टू प्रिंट एंड क्लिक।
तो कौन कौन सी शीट का मेरे को प्रिंट लेना है, यहाँ से यस नो करके फिर मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से मैं पार्ट ए में जाता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे मुझे क्या भरना है, यहाँ पे फर्स्ट पैन कार्ड के हिसाब से अपना डिटेल डालना है। फर्स्ट नेम समझो मेरा क्या है, महेंद्र है, तो यहाँ पे मैं महेंद्र डाल देता हूँ। ये जस्ट मैं डेमो पर्पस के लिए बता रहा हूँ, महेंद्र। मिडिल नेम क्या है, मेरे डैड का नाम आ जाएगा। लास्ट नेम क्या, मेरा सरनेम आ जाएगा, जो मेरा पैन कार्ड के पे है उस हिसाब से। यहाँ पे फिर मैं अपना पैन कार्ड डिटेल डाल दूँगा। एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप प्री फिल्ड लास्ट टाइम का एक्सएमएल डाउनलोड करते हो तो जावा में तो वैसा होता है कि सब इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाती है, इसीलिए थोड़ा एक्सेल टफ पड़ता है। बट इसमें भी वो रहेगा फैसिलिटी कि यहाँ से अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से होम आ जाएगा। यहाँ पे वैलिडेट का मतलब क्या, मैं जब पूरी इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर मेरे को लगता है कि कुछ मेरे को चेक करना है, कुछ गलत वगैरह तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं वैलिडेट, तो यहाँ पे कुछ गलत रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करना है। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स, यहाँ कैलकुलेट करूँगा। अगर मैं यहाँ से एनेबल करता हूँ मैक्रो, तो फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेट वगैरह टैक्स कर सकता हूँ। फिर नीचे क्या आ रहा है, जनरेट एक्सएमएल। जनरेट एक्सएमएल का मतलब क्या है, लास्ट में जो मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, कि पूरा जब हम लोग फाइल फिल कर देंगे फॉर्म, उसके बाद यहाँ से एक्सएमएल फाइल, जैसे पीडीएफ फाइल कैसे होता है वैसे एक्सएमएल फाइल यहाँ से जनरेट कर लेंगे, और एक्सएमएल को फिर जाके इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे तो रिटर्न फाइल हो जाएगा। फिर यहाँ से मेरे को कुछ प्रिंट निकालना है तो मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ। फिर इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल यूटिलिटी ऑफ द सेम ईयर, कुछ इंपोर्ट करना है मेरे को एक्सेल यूटिलिटी से, तो यहाँ से हो सकता है इंपोर्ट। ये वाला मैं जो बोल रहा था जावा वाला, इंपोर्ट जनरल इंफॉर्मेशन, इनकम, डिडक्शन एंड टैक्स फ्रॉम डाउनलोडेड प्री फिल्ड एक्सएमएल। अगर कोई प्री फिल्ड एक्सएमएल पड़ा है मेरा, इनकम टैक्स की साइट से मिल जाता है लास्ट ईयर वगैरह का, वहां से मेरे को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिल करनी है, तो यहाँ पे मैं वो इम्पोर्ट अगर कर देता हूँ तो वो सब बेसिकली अपने को छोटी मोटी चीजें, नाम एड्रेस भरना नहीं पड़ेगा, वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। होप से समझ गए होगे। अभी फ्लैट डोर नंबर, एड्रेस वगैरह लिख देंगे, नेम ऑफ प्रीमाइसेस। स्टेटस क्या आएगा, स्टेटस आएगा अपना जो भी मतलब इंडिविजुअल वगैरह, तो यहाँ पे स्टेटस में लिख दूंगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र। फिर कंट्री इंडिया कर देंगे, पिन कोड जो भी आपका है, जिप कोड है तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर ईमेल एड्रेस डालना है सेल्फ का, फिर कोई और ईमेल एड्रेस है तो डालो, मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड, रेसिडेंशियल, ये सब बेसिकली डिटेल आप डाल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आधार नंबर आपको डालना है, जो कि कंपलसरी डालना ही है। आधार नंबर, प्लीज एंटर द आधार नंबर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल ओनली। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको आधार कार्ड नहीं मिला तो आपको आधार जो आपने अप्लाई किया था उसका एनरोलमेंट आईडी मिला है तो वो डाल दो। रिटर्न कौन सा फाइल हो रहा है, अगर सेक्शन के तहत फाइल हो रहा है कि नोटिस के तहत फाइल हो रहा है। सेक्शन के तहत मतलब क्या, अगर आप नॉर्मल रिटर्न कर रहे हो तो 139(1), डिलेटेड रिटर्न फाइल करो तो 139(4) वैसा। और अगर आपको नोटिस आया है और उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो कौन सा, फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। तो यहाँ पे मैं ये क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल्ड इन रिस्पॉन्स अगेंस्ट नोटिस। तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा, ये यहाँ से आप देखोगे तो ड्रैग कर सकते हो। 139(9), 142(1) का कौन सा होता है, रिया नोटिस होता है, जो मैंने बताया रिटर्न इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स के रिलेटेड। 148 के इनकम एस्केपिंग। 153 में कौन से आते हैं, अपने सर्च एंड सीजर वाले आते हैं, तो यहाँ से वो रिटर्न अपन फाइल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि अगर आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑन इनकम टैक्स 7 प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 में, इसमें बेसिकली क्या, 3 नई कंडीशन आई थी, अगर जो आप फुलफिल करते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। कौन सी, अगर आपका डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है, अगर यस है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यस डालना है। अगर आपका फॉरेन का खर्चा 2 लाख रुपए से ज्यादा आता है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, वो डेट डालना है। डेट नेम बेसिकली अगर इसकी वजह से आपका रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो रहा है, यहाँ से यस करना है और वो रीजन डाल देना। फिर इफ रिवाइज डिफेक्टिव, ऐसा कुछ रिटर्न है, मतलब रिवाइज रिटर्न, पहले मैंने रिटर्न फाइल किया था, अब फिर कुछ गलती पता चल गया मुझे बाद में कि अभी मुझे फिर रिटर्न फाइल करना है, मतलब वो चेंज करना है कुछ, तो उसके लिए जो पुराना रिवाइज रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर दिन, अगर डायरेक्टर हो, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा। डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, जब पहली बार रिटर्न फाइल किया था तो वो सब डालना पड़ेगा। ठीक है,
फिर क्या, आर यू गवर्न बाय पोर्चुगीज सिविल कोड, ये अपने लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कुछ उसके तहत पोर्चुगीज सिविल कोड के तहत अगर अभी तक कोई रिटर्न फाइल कर रहे तो वो उनके लिए है। फिर नीचे है, ये कुछ नहीं, ये अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है बेसिकली। वेदर दिस रिटर्न इज फाइल्ड, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो किसी और के बिहाफ पे, आप रिप्रेजेंटेटिव बन के रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो फिर उधर इसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कैपेसिटी क्या है, गार्जियन है या फिर सन डॉटर कुछ प्रोफेशनल, जो भी, एड्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डालना है, पेन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डालना है, आधार ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डालना है, ठीक है। फिर अगर आप डायरेक्टर हो कंपनी में तो उधर कुछ और डिटेल डालनी पड़ेगी कि कंपनी का नाम क्या है, कौन सी कंपनी है, पैन नंबर क्या है कंपनी का, कंपनी लिस्टेड है कि नहीं, फिर आपका डिन डालना पड़ेगा। और अगर आप मल्टीपल कंपनी में डायरेक्टर हो तो आपको 1 2 3 4 ऐसे डालना पड़ेगा। फिर क्या, वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड शेयर, अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये पार्ट ए अपना हो गया। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप भरोगे तो कैसे भरना है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो ये जानना जरूरी है। फिर अपने शेड्यूल एस पे आ जाते हैं। अगर आपका इनकम सैलरी से है तो क्या, अगर आपका इनकम सैलरी से है तो क्या, यहाँ पे पहले क्या डालना है आपने को, नेम ऑफ एम्प्लॉय डालना है। फिर नेचर ऑफ, नेम ऑफ एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी में आप काम करते हो उधर का नाम डाल दो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में क्या डालना है, गवर्नमेंट, यहाँ पे आप ड्रैग करोगे तो नीचे इधर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट को, पीएसयू के हो, पेंशनर हो या कोई अदर एम्प्लॉयमेंट है तो वो डाल दो। फिर पैन 10 डालना है एम्प्लॉयर का, वो 26 एएस में आपको दिख जाएगा। 26 एएस पे भी मैंने वीडियो डाल दिया। फिर एम्प्लॉयर का एड्रेस डाल देना है, फिर स्टेट। ये सब अगर आप 26 एएस यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ही सब डिटेल आ जाएगा। फिर सैलरी एज पर 17(1), नेचर ऑफ सैलरी आपको डालना है। यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करोगे तो बेसिक सैलरी, डीए, कन्वेंस अलाउंस, एचआरए, लीव ट्रैवल, कोई भी। अभी मैं बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन क्या है, जो भी आपको लिखना है तो। फिर है अमाउंट कितना है, अगर आपको 10 लाख मिल रहा है, जो भी बेसिक सैलरी का अमाउंट है। फिर अगर आपको डीए वगैरह मिल रहा है तो यहाँ से आप क्लिक करके वो सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने जो अपना बेसिक फॉर्म था ITR-1 उसमें सब बताया था। फिर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, अगर आपको परक्यूजिट्स को कुछ मिल रहा है बेनिफिट, यहाँ पे ट्रैक करोगे तो पता चलेगा। कार मिल रही है, स्वीपर वगैरह का, गार्डनर वगैरह का फैसिलिटी, गैस सिलेक्ट, तो यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे और यहाँ पे अमाउंट वगैरह आप डाल सकते हो। फिर अपना नेक्स्ट है प्रॉफिट, अगर सैलरी को अलावा कुछ और प्रॉफिट मिल रहा है तो उसका डिटेल अपने को यहाँ डालना। फिर यहाँ पे है ऐड सैलरी ब्लॉक, और किधर से एक और सैलरी मिल रहा है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो अपना 2 सैलरी हो गया। बेसिकली कोई 2 एम्प्लॉयर के अंदर काम करते तो उनके लिए, ठीक है। फिर यहाँ से टोटल सैलरी यहाँ आ जाएगा। इसमें से कुछ अलाउंस लेस हो गए। कैसे अलाउंस, ये रहे 10(5) में कंसेशन वगैरह, ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, कुछ भी, मतलब अगर आपको अलाउंस मिल रहा है तो वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। और उसके बाद नेट सैलरी आ जाएगा, जो ग्रॉस सैलरी आपका इनकम था उसमें से अलाउंस लेस हुए वो नेट आ जाएगा। नेट के बाद यहाँ से अपने को डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लेस करना है। चैप्टर 6 से नहीं, अंडर सेक्शन 16। चैप्टर 6 से अभी मैं पढ़ रहा था तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में कौन सा, 50,000 वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर कुछ एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो लेस हो जाएगा। पीटी कौन सा, अपना 2500 रुपये वाला महीने साल में जो होता है, ठीक है। तो ये फिर अपना सैलरी का इनकम यहाँ से पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। सैलरी का पढ़ना टफ है थोड़ा, पर जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें सबसे इजी रिटर्न फाइल करना अपना सैलरी वाला रिटर्न है। फिर अभी आप बात कर लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में क्या, एड्रेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डाल दो, कौन सा हाउस प्रॉपर्टी का फ्लैट नंबर डालना है, टाउन सिटी कौन सी सिटी में, स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सा है, पिन कोड डाल दो, जिप कोड है तो डाल दो। फिर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ओनर का नाम क्या, मेरा नाम है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी में को ओनर है, मतलब मेरे और मेरे घर वाले में से भी किसी के नाम पे को ओनरशिप है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर सिलेक्ट करना है यस नो, समझो मैं यस करता हूँ, यहाँ पे यस कर दिया तो यहाँ पे परसेंट डालना पड़ेगा कि मेरा परसेंट कितना है। तो मेरा है 75%। यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड है तो मेरे को आगे डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेम ऑफ द अदर को ओनर, अगर मेरे साथ किसी और का भी नाम है तो वहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा। पैन ऑफ अदर को ओनर, पैन कार्ड डालना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा। और परसेंटेज मेरा 65 है और 2 और है, समझो कोई एक 15% भी है और एक 30% भी है, मतलब कुछ भी रेशियो पकड़ लो, 15% और 20% है तो 2 लोगों का डिटेल यहाँ पे डालना है। कितने को ओनर है उतना ऐड को ओनर कर सकते हैं। फिर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कौन सा है, LOP है, SOP है, DLOP है, यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे अपना ग्रॉस रेंट, मतलब जितना डाला कि साल का मेरा कितना आ रहा है,
4 लाख रुपया रेंट आ रहा है, तो यहाँ पे 4 लाख डाल देंगे। फिर यहाँ पे द अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज, कोई ऐसा अमाउंट का रेंट है जो अक्रू तो हो गया बट अपने को मिला नहीं, तो यहाँ पे डाल देंगे। म्यूनिसिपल टैक्स का कुछ अमाउंट है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर बी प्लस सी करेंगे तो अपना यहाँ पे वो डिडक्शन आ जाएगा और फिर वो लेस कर देगा अपने को। होप सो समझा रहेगा। फिर उसमें से 30% स्टैंडर्ड, ये सब देखो बेसिकली ये सब इनकम टैक्स जिसको पढ़ा है उसको पूरा अच्छे से तरीके से पता है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो बेसिकली पहले आप हमारे वो वीडियो देखो जिसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है, उसके बाद फॉर्म भरना। क्या होगा बेसिकली, अगर आप जोश जोश में, बहुत लोग आज क्या ITR 1 ठीक है, पर ITR 1 के अलावा अगर आप कोई फॉर्म कर रहे हो, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता था मैंने बहुत सारे केस देखे कि पहले क्या होता है, ये इंटरनेट वगैरह से लोग रिटर्न फाइल कर देते जोश जोश में, फिर कुछ गलती हो जाती है तो डिपार्टमेंट उनको करता है परेशान। फिर वो रिस्पॉन्स भी, क्योंकि पढ़े लिखे तो आज के टाइम पे सब है, कोई इंजीनियर है बेसिकली समझ लो, तो नो डाउट पढ़ा लिखा है, पर इनकम टैक्स के भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना भाई, तुमने वो तो नहीं पढ़े। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हमारे से रिटर्न फाइल कराओ, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ से भी करा रहे हो बेसिकली प्रोफेशनल का हेल्प ले लोगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि हमने खुद ने देखा है कि फिर अगर कुछ गलती हो रहा है और जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है, तो अगर नोटिस आ गया आपने रिस्पॉन्स अच्छे से कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने ऐसे ऐसे केस देखे कि जहाँ पे रिस्पॉन्स भी बहुत गंदी तरीके से करे इनकम टैक्स वालों को, और फिर इनकम टैक्स वाले बैंड बजाते हैं उनके। तो वैसा केस नहीं होना चाहिए, बेसिकली आप अच्छे से करो, ठीक है। फिर कैपिटल गेन वाले हेड पे आ जाते हैं। कैपिटल गेन में कैसे, ये जावा यूटिलिटी बेटर रहेगा, ये एक्सेल यूटिलिटी से कैपिटल गेन वगैरह के कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर सेल कर रहे लैंड बिल्डिंग वगैरह तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल देंगे। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यूएशन अथॉरिटी वो, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 50C। 50C क्या बोलता है, अगर आपको पता रहेगा कि आपका जो सेल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है या स्टैम्प ड्यूटी ऑफ वैल्यू प्लस 105% का वो वाला ब्लॉक, वो विच एवर इज हायर रहेगा वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ये कैलकुलेट कर देगा। फिर 48 के डिडक्शन, 48 के डिडक्शन मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपकी कॉस्ट क्या रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आ जाएगी, और कुछ एक्सपेंस किए थे ट्रांसफर करते के टाइम तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये नेट आ जाएगा जो ये अपना आ जाएगा ये कैपिटल गेन। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B, 54B को अलग से डाला हुआ है, कोई बात नहीं, वो अपना अगर ट्रांसफर करते हैं, क्या 54B की बात हो रही है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहे हो, सामने रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो तो वो 54B में आता है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ये 1C-1D करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर अगर कोई ऐड लैंड एंड बिल्डिंग करनी है तो यहाँ से हो जाएगी, एक सेकेंड। फिर नोट 1 क्या, फर्निशिंग ऑफ पैन कार्ड फर्निश करना मैंडेटरी है इफ टैक्स इज डिडक्टेड अंडर 194 IA का क्या था, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो TDS कटता है 194 है, तो पैन फर्निश करना कंपलसरी है। इन केस ऑफ मोर देन 1 बायर, एक से ज्यादा बायर है तो प्लीज इंडिकेटिव रिप्रेजेंटेटिव परसेंटेज, अगर एक से ज्यादा बायर तो उनका परसेंटेज अपने को दिखाना कि कितना परसेंट कौन बाय कर रहा है। फिर क्या है, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब जो अपना 111 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सेल ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है, लॉस टू बी डिसअलाउड, यहाँ पे जो लॉस रहेगा वो डिसअलाउड होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। फिर सेम 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे नीचे आ रहा है, इस हिसाब से कैपिटल गेन का फॉर्म है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा एक्सप्लेन करने नहीं जा सकते बिकॉज इसको पूरा करने जाएंगे तो 2-2.5 घंटे का वीडियो बनेगा। फिर ये टूल 112A मतलब क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पे अपने को ISIN कोड मतलब क्या, जो अपना स्टेटमेंट आएगा शेयर्स का, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट फंड और म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस, उसका जो स्टेटमेंट आएगा उसमें ISIN कोड दिया है वो यहाँ पे लिखना है। फिर नेम ऑफ शेयर, नाम क्या है शेयर का, कितने नंबर ऑफ यूनिट है, सेलिंग प्राइस क्या है, टोटल सेलिंग वैल्यू क्या, 4x5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन है, ये कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन अपने को डालना है। ये सब अपने को फिल करेंगे तो 112A में अपने आप चला जाएगा। फिर 115AD की बात करते हैं, वो नॉन रेजिडेंट के लिए है, वो देख लेते हैं। फिर अदर सोर्सेज में मैंने वो ITR 1 के टाइम देख लिया था, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि नहीं तो ये वीडियो अननेसेसरी बहुत बड़ा बन जाएगा। ITR 1 जब कराया था तो उसमें अदर सोर्सेज पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसमें हम लोगों ने रिटर्न फाइल करके भी देखा।
अभी कोई लॉस आता है अपने को, तो ये कौन सा शेड्यूल है, अगर ये लॉस अपने को कोई यार सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना है लॉस, अगर ये यहाँ पे आप देखोगे तो कॉलम कौन से है, हेड कौन सा सोर्स, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा है या किससे आ रहा है, ये वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाजू में इनकम ऑफ करंट ईयर, ये साल का क्या इनकम है वो, प्रॉपर्टी का लॉस करंट ईयर में सेट ऑफ क्या होगा, नेट लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस और करंट ईयर्स इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ। सेट ऑफ के बाद लास्ट में ये इनकम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सब हेड दिए हुए। सैलरी में तो लॉस आएगा नहीं, सैलरी में तो यहाँ पे इनकम ही होगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ पे आ सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% कौन सा 111 है, फिर नॉर्मल स्लैब वाला आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके रिलेटेड अपने को देखना है कि कौन सा लॉस कहाँ पे है और अपने को आगे बढ़ना है। फिर क्या, डिटेल्स ऑफ सेट ऑफ और ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ अर्लियर, यहाँ पे क्या कोई पिछले साल का लॉस है जो ये टाइम पे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो यहाँ पे अपने को डाल देना। फिर क्या है, नेक्स्ट है CFL। CFL क्या, मतलब जो ये टाइम पे लॉस हो आगे कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो 2012-13 का कोई लॉस रहेगा तो अब तक कैरी फॉरवर्ड हुआ रहेगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे। डेट ऑफ फाइलिंग, रिटर्न का फाइल किया था, ये अभी प्री फिल्ड अगर आप लोग ये लेंगे जावा में तो बेसिकली ऐसा होता है कि प्री फिल्ड वाला जो अपना XML यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो पिछले साल का सब लॉस आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस और लॉस फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्सेस, तो यहाँ पे सब आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट में डिटेल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी, बेसिकली कैपिटल गेन्स वाला। 54 में क्या होता है, अगर आपने सेल किया प्रॉपर्टी, सामने आप कोई और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करते तो आपको 54 में डिडक्शन मिलता है। 54B में क्या था, 54B में वही मैंने बताया कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करते हैं। 54F भी घर वाला ही है। 54GB क्या है कि अगर आप कोई ट्रांसफर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कर रहे हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो, सामने क्या परचेस कर रहे हो, सामने परचेस कर रहे हो कोई कंपनी के शेयर, और वो कंपनी के शेयर कुछ लिमिट के ऊपर आपको परचेस करने हैं, और जब वो कंपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करेगी तो आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात की। फिर 80D क्या, अगर आप मेडिक्लेम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन किस हिसाब से मिलेगा। 80G अगर आप डोनेशन करते हो तो आपको डिडक्शन किस हिसाब से मिलेगा। GGA अगर आप रिसर्च डोनेशन करते हो साइंटिफिक रिसर्च इन रूरल तो किस हिसाब से मिलेगा। AMT आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पता होगा। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बेसिकली किसके लिए होता है, भाई इतना % आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। AMTC का कंपटीशन है, फिर वो AMT का आ गया। फिर चैप्टर 6A के डिडक्शन सब 80C हो गया है, मतलब LIC में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 80E अगर आपने लोन लिया है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली वीडियो है, तो आपको ये सब सेक्शंस पता है। तो आपका ये पर्पस क्या वीडियो का कि आपको पता हो कि रियल में जब फॉर्म भरोगे तो कहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर है अपना SP, यहाँ पे अगर इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, क्लबिंग वाले प्रोविजन, क्लबिंग का प्रोविजन यहाँ पे किसी और का इनकम आपके अंदर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर क्या, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 111A 11A, जो भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है जो इनकम टैक्स में रेट दिया हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है अपना डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, अगर इनकम कोई एग्जेम्प्ट है जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, फिर PPF से कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन रहेंगे। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे सब इनकम आ जाएगी। एनी इनकम रिसीव्ड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस, स्टैट्यूटरी PF फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिला, MP MLA का अलावेंस है, जो भी मतलब एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डिस्क्लोज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है PTI क्या है, पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। अगर बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड जिस पे ऊपर आपको टैक्स नहीं लग रहा उसका इनकम है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है, फिर है आउटसाइड इंडिया, ये सब नॉन रेजिडेंट के लिए बेसिकली। तो होप सो ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इसके आगे कुछ नहीं, वो TDS वगैरह का ही डिटेल है जो ITR 1 में आया था। तो ये वीडियो बेसिकली क्या पर्पस था, अपना ITR 2 को बेसिकली समझना, कैसे फॉर्म फाइल करते हैं, क्या करते हैं, उसके रिलेटेड वीडियो था। अननेसेसरी बड़ा नहीं बना था, स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। होप सो क्या होगा, अननेसेसरी मैं 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, आप देख के क्लिक नहीं करोगे। अगर जब जावा यूटिलिटी आ जाएगा और मेरे पास कोई क्लाइंट का डेटा आता है तो मैं रिटर्न फाइल करके आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल से रिटर्न अगर आपको फाइल करना है तो भी मत करना, वेट कर लीजिए जावा यूटिलिटी का। इसमें बहुत मगजमारी होता है, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें वो हो जाती है, एरर आते हैं, रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होती है। तो जावा यूटिलिटी आएगा तो ट्राई करेंगे रिटर्न वो टाइम पे फाइल करके ही देखें, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, थम्स अप कर दीजिए।
कमेंट में कुछ अच्छा अच्छा लिख दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।